हेलो बच्चों, अब तक आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर साइंस 1 के फर्स्ट चैप्टर क्या नाम है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ लिया है। अभी हमें उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं स्वाध्याय के प्रैक्टिस के उसको हल करके बताने हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ में आप लोग सुनते जाएंगे और आपका ये अच्छे से कन्फर्म भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये है मैच, जोड़ियाँ मिलाइए। यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम नंबर 1, 2, 3 और तीनों कॉलम को आपको टैली करना है। पहला द्रव्यमान है, मास द्रव्यमान, वेट भार। तीसरा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। और अगला है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या गुरुत्व स्थिरांक। दूसरे में है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कॉलम देखिए ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा केजी है। तीसरे में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर और चौथे में एन माने न्यूटन है बल का इकाई। तीसरा कॉलम है जीरो एट द सेंटर, इसका मान केंद्र पर 0 होता है। नीचे देखिए मेजर्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का माप। और तीसरा है सेम इन द एंटायर यूनिवर्स, संपूर्ण विश्व में इसका मान समान होता है। और चौथा है डिपेंड्स ऑन हाइट, ऊंचाई पर निर्भर करता है। पहले देख लीजिए, मैं आपको आंसर दिखा दूंगा बाद में। द्रव्यमान है, द्रव्यमान दूसरे कॉलम क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हो नहीं सकता, किग्रा ये होगा, द्रव्यमान की इकाई किग्रा है। ठीक है, अब द्रव्यमान की इकाई किग्रा है। फिर तीसरे कॉलम में केंद्र के पास 0 होता है, ऐसा तो लगता नहीं है। जड़त्व का माप होता है, मेजर ऑफ इनर्शिया, ऐसा भी नहीं है। सेम इन द एंटायर यूनिवर्स, संपूर्ण विश्व में इसका मान समान होता है। तीसरा डिपेंड ऑन हाइट, ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये नहीं है। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? अब यह आंसर देखने के लिए आप नीचे कॉलम देखिए। पहला है द्रव्यमान, उसके साथ किग्रा है, मिल गया ना। मेजर्स इनर्शिया, ये जड़त्व का माप करता है। और एक्सप्लेन यहाँ पर दिया गया है, एक्सप्लेन आपको करना नहीं है, केवल जोड़ियाँ मिलानी है। दूसरा भार है, भार की इकाई न्यूटन होती है क्योंकि एक प्रकार का बल है। और ये डिपेंड अपॉन हाइट, ऊंचाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगला देखेंगे हम दूसरा, ये तो चले आए काफ़ी आगे हम। ये इसका तीसरा कॉलम क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सीलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसका गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण इन सब की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, आप लोग जानते हैं ये। और यह 0 एट द सेंटर, इसका मान पृथ्वी के केंद्र के पास में 0 होता है। चौथा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। और सेम इन द इंटायर यूनिवर्स, संपूर्ण दुनिया में यह इसका मान समान होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑन द ऑब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन हो गया, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। विल द मास एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑफ मास। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान और भार जितना पृथ्वी पर है उतना ही मंगल ग्रह पर भी होगा? अगर होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों? फिर सुन लो, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है। किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान और भार मंगल ग्रह पर भी उतना ही होगा। मान लीजिए किसी कोई पिंड है, उसका जितना द्रव्यमान और भार पृथ्वी पर है, क्या मंगल पर उतना ही होगा? तो पहले आप सुन लीजिए, डिटेल समझ लीजिए क्वेश्चन, इसका आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। पहले आप अंतर लिखेंगे, अंतर में क्या लिखेंगे, एक कॉलम बनाइए, 2 कॉलम बनाइए, एक में द्रव्यमान एक में भार। पर द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान
क्या होता है, परिभाषा डाल दीजिए। किसी वस्तु में समाहित द्रव्य की मात्रा, द्रव्यमान। भार क्या है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला बल, एक हो गया। दूसरा, द्रव्यमान का मान हमेशा स्थिर होता है, बदलता नहीं है, और भार का मान ऊंचाई पर निर्भर करता है। तीसरा, इकाई बोल दो, द्रव्यमान की इकाई किग्रा होती है और भार की इकाई न्यूटन होती है। ठीक है, अब इसका मान जरा देखिए, यहाँ लिखा गया है, यहाँ अंतर में बता रहा हूँ, यहाँ 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, 3 आपको लिखने होते हैं। मास, द्रव्यमान, ये क्या है, द्रव्यमान किसी वस्तु में समाहित द्रव्य की मात्रा होती है, यहाँ पर आपका योग है पहला। भार क्या होता है, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को भार कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आप जाकर देखेंगे तो द्रव्यमान की इकाई किग्रा होती है और भार की इकाई न्यूटन होती है। ठीक है, आपका ये हो गया प्रश्न। अगला तीसरा पॉइंट है, इट्स वैल्यू इज सेम इनवेयर। जो द्रव्यमान होती है, द्रव्यमान होता है, इसका मान हर जगह बराबर होता है, जबकि भार का जो भार होता है ऊंचाई के आधार पे चेंज होता रहता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा, वेइंग बैलेंस इज यूज टू मेजर मास ऑफ ऑब्जेक्ट। माने द्रव्यमान का यूज हम किसी वस्तु के द्रव्य की मात्रा को पता लगाने में करते हैं, और ये जो होता है भार, यह किसी जो भार होता है किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल के मान को बताता है। ठीक है। 5वां, द्रव्यमान का मान कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन वेट का, भार का मान 0 हो सकता है। एक क्वेश्चन आपका हो गया अंदर का। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा है, क्या किसी पिंड का द्रव्यमान और भार चंद्रमा पर द्रव्यमान और भार के बराबर होगा? अब इसका पॉइंट आप समझ लीजिए, लिखें कैसे। किसी पिंड का द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर होगा उतना ही मंगल पर होगा, क्योंकि इसका मान नियत होता है। किंतु भार पृथ्वी और चंद्रमा पर, किसी भी पिंड का भार पृथ्वी और चंद्रमा पर समान नहीं हो सकता है, क्योंकि भार का मान जो होता है वह ऊंचाई पर या ऊंचाई पर निर्भर करता है, ऊंचाई बदलता रहता है। इतना आप लिख करके इसके आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ एक नहीं कई है। पहला है डिफाइन, परिभाषा बताओ। व्हाट आर फ्री फॉल क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, और एस्केप वेलोसिटी क्या है, और सेंट्रीपिटल फोर्स माने क्या क्या है, मुक्त पतन, गुरुत्वीय त्वरण, मुक्ति वेग, मुक्ति वेग को पलायन वेग भी कहते हैं, मुक्ति वेग और अभिकेंद्र बल की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्री फॉल हम देखेंगे। फ्री फॉल की परिभाषा क्या है, तो यहाँ दिया गया है, पहले हिंदी में समझ लीजिए तब हम आपको बताएं। जब कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऊपर से नीचे आती है, इसको हम मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है, इसे मुक्त पतन कहते हैं। दूसरा, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, किसी भी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, मुक्ति वेग क्या, पलायन वेग क्या है, वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाती है, उसे हम कहते हैं पलायन वेग। अभिकेंद्र बल क्या है, वृत्ताकार गति करते हुए पिंड पर केंद्र की तरफ से लगने वाले आकर्षण बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। 3 परिभाषाएं हो गई। अब सेमी के जो बच्चे यहाँ पर देख लिए, फ्री फॉल की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। Whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, it is called free fall. बस इतने याद करना, बाकी नहीं। When an object moves under the influence of force of gravity alone, it is called free fall. जब कोई वस्तु
केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गतिमान होती है या ऊपर नीचे आती है, इसे कहते हैं मुक्त पतन। ठीक है। नंबर टू क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। द एक्सेलरेशन विच इज गेन्ड बाई एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाले त्वरण को, उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगला है मुक्त वेग या पलायन वेग। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वह कम से कम प्रारंभिक वेग विच एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल फोर्स ऑफ अर्थ, माने वह न्यूनतम वेग जिससे फेंकी गई कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाती है, उसे हम कहते हैं क्या? एस्केप वेलोसिटी। ठीक ना, मुक्त पतन। ठीक, आगे तीसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आपकी परिभाषा बता दी है। द फोर्स दैट एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। समान गति से वृत्ताकार मार्ग पर भ्रमण या गमन करती हुई वस्तु पर केंद्र की तरफ से लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्री बल कहते हैं। इसको दिखाते हैं Fc बराबर mv² अपान r। ठीक है ना, F बराबर mv² अपान r, ये आपको बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। केपलर के तीनों नियम आपको लिखने हैं। केपलर के तीनों नियम मालूम है। नियम नंबर 1, नियम नंबर फर्स्ट देखिए। द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एलिप्स विद द सन एट ऑन ऑफ इट्स फोकल। ग्रहों के मार्ग दीर्घवृत्ताकार होते हैं और सूर्य इसके किसी केंद्र या फोकस पर स्थित होता है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा नियम है ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है ना, सेकंड लॉ हो गया। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट and the sun sweeps equal areas in the equal interval of time। थर्ड रूल्स देखना। तीसरा है कि किसी पिंड द्वारा लिया गया आवर्तन काल का वर्ग और उसकी ग्रहों से दूरी के घन समानुपात में होते हैं, मतलब t² अपान r³ इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपके 3 नियम हो गए। किसके हो गए? केपलर के तीनों नियम आपने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है। अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ए स्टोन, एक पत्थर है। स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी u। एक पत्थर है, उसे प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है। यह जब अधिकतम ऊंचाई यश तक पहुँचता है, इसे नीचे आने के पहले, माने अभी पत्थर आप फेंकेंगे ऊपर जाएगा, ये ऊंचाई तक पहुंचेगा, तो आपको सिद्ध ये करना है उसे ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम नीचे आने पर भी लगता है। ठीक, अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया क्या क्या है? प्रारंभिक वेग आपका दिया है u, यहाँ देखिए प्रारंभिक वेग u और अधिकतम ऊंचाई h। डायग्राम ऑफ फॉलोइंग शोज द सिचुएशन गिवन इन द सोल्यूशन। नीचे जो डायग्राम दिया गया, देखिए एक कोई पिंड फेंकता है, ये ऊपर जाता है, प्रारंभिक वेग 0 है, ऊपर जाता है h ऊंचाई तक, यहाँ तक। ठीक है, ये h ऊंचाई है। अब यहाँ ऊंचाई आने के बाद में फिर वापस आता है। आपको ये सिद्ध करना है जितना समय ऊपर जाने में लगा था उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। ठीक है, आपने यहाँ दिया टाइम टू गो अप, ऊपर जाने में लगा समय। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रारंभिक वेग मालूम है,
त्वरण तो रहता ही रहता है। टाइम पूछा है तो समीकरण कौन लगाएंगे, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। लेकिन आपको बताया गया है यहाँ पर जब कोई चीज़ ऊपर नीचे जाती है तो एक ही जगह आप g करेंगे, और चूंकि ऊपर जा रही है तो माइनस g करेंगे, इसलिए सीधे इस समीकरण पर आप आ जाएंगे। समीकरण आपका बन जाएगा यहाँ पर देखिए v बराबर u प्लस ए टी आपका है। v यहाँ पर अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है, t टाइम है। अब जरा देखिए, अभी अगर मान लो अंतिम वेग को 0 मान लें, बिकॉज द ऑब्जेक्ट हैज रीच द मैक्सिमम हाइट h बिफोर कमिंग डाउन एट द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज 0। किसी भी पिंड का एकदम उच्च स्थान पर जब ऊपर फेंकते हो ना, अंतिम पॉइंट पर वेग 0 होता है, इसलिए वहाँ पर क्या करेंगे, v का मान अंतिम वेग कितना होगा, अंतिम वेग जब वहाँ पहुँचता 0 होगा, इसलिए यहाँ पर आपको लिखा गया है v बराबर u। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको पहले बताया था a बराबर माइनस g रखेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे जाने वाली चीज़ों में हमेशा हम क्या करते हैं, g रखते हैं और ऊपर जा रही ऋणात्मक रखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर t बराबर t1 ही है, t1 माने जाने में लगा समय बराबर t बराबर t1 हो जाएगा। अब अगर मान रखें हम तो अंतिम वेग v था ना, v 0 बराबर u प्लस माइनस जी टी 1, 0 बराबर v अब माइनस जी टी 1। यहाँ ध्यान देना, आगे जरा पक्षांतर कर लो तो क्या होगा, v बराबर जी टी 1। यहाँ पर देखिए v बराबर जी टी 1। अब जरा पक्षांतर कीजिए, t1 बराबर u बराबर u बटे g, ये आपने यहाँ पर देखा। अब ये समीकरण नंबर 1 डाल के यहाँ पर हम यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए जरा, मान लो आते समय उसका टाइम t2 है। अब आने में समीकरण कौन सा लगाएंगे, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 कौन सा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, चूँकि नीचे आ रहा है इसलिए ए को क्या करेंगे, जी करेंगे, और ये देखो ए बराबर जी करेंगे और एस बराबर एच करेंगे। ठीक है, अब ये मान रखने में आप देखिए यहाँ सब मान दिया गया है। यहाँ पर u का मान प्रारंभिक वेग जो है, अब अंतिम में जब गया था अंतिम पॉइंट पर वहाँ पर रुका हुआ था तो वहीं से चला, मतलब 0 से चला, तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया। इसलिए आप यहाँ मान लो समय t बराबर आपने t2 माना है। ज़रा मान रखिए, यहाँ देखिए दूसरे समीकरण में, दूसरा समीकरण यही है, h बराबर 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h बराबर जी टी स्क्वायर अपान 2, मतलब वही चीज़ यहाँ पर रख दिया गया है। अब जरा एक काम कीजिए, पहला जो आपका तीसरा समीकरण से तुलना कीजिए। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पर मान आप ध्यान लीजिए, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग यस दूरी है, यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी। तो जो यहाँ पर यस बराबर जी टी स्क्वायर बटे 2 था, तो ज़रा आप एक काम कीजिए, v स्क्वायर बराबर 2g इंटू जी इंटू t2 स्क्वायर अपान 2 हो गया। अब ये यहाँ देखिए ज़रा, ये 2 से कट गया, बचा यहाँ पर u स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब जरा टी स्क्वायर निकालिए, पक्षांतर कीजिए, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बटे जी स्क्वायर। ठीक है, वर्गमूल लीजिए, वर्गमूल लेने पर t बराबर t2 है ना, t2 बराबर हो जाएगा u बटे जी। समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। अब समीकरण 1 में जाकर देखेंगे, वहाँ पर t1 बराबर u बटे जी था, और इस समीकरण में भी t2 बराबर u बटे जी है। समीकरण नंबर 1 और 2 से t1 बराबर t2 हो गया। इसका मतलब किसी पिंड द्वारा ऊपर जाने में लगा समय उसको नीचे आने में लगे समय के बराबर होता है। ठीक है, अब इतनी ही बातों को आप करके कंफर्म करके
तैयार कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने को रहता